टेस्ट, ठीक है, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट। और हमने इसको समझा कि इसे हम दो ढंग से पढ़ते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट एज अ पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट, पैरामीट्रिक टेस्ट में इसको हम यूज करते हैं सैंपल वेरिएंस वर्सेस पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस, सैंपल और पॉपुलेशन के वेरिएंस में डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, उसे चेक करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। और एज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हमने इसको समझा, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के रूप में काई स्क्वायर को हमने लिया था समेशन ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। ओ यहां पर है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, वास्तविक फ्रीक्वेंसीज, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, ई मींस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के रूप में हम इसे यूज करते हैं दो ढंग से, एज टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, और दूसरा हम इसको पढ़ते हैं एज टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिटिंग। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में अगर देखा जाए। जो रो एंड कॉलम वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं वहां ये टेस्ट एज एट्रीब्यूट्स टेस्ट की जो है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के रूप में काम करता है। जहां रो कॉलम नहीं होता, एक कॉलम के रूप में डेटा दे रखा होता है सिर्फ हमें, वहां ये एज गुडनेस ऑफ फिटिंग के रूप में काम करता है। काई स्क्वायर की वैल्यू इसी ढंग से निकलेगी, ये जो ऊपर फॉर्मूला आप देख रहे हैं। तो आज इससे रिलेटेड कुछ एक कंसेप्ट और हैं, उनको हम और समझते हैं, ठीक है। और इसको एक पैरामीट्रिक टेस्ट के रूप में कैसे यूज किया जाता है उसको भी हम देखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने इसको समझा था कि काई स्क्वायर टेस्ट को हम एज इंडिपेंडेंस, एज टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। कई हमने एग्जाम्पल इसके लिए थे, उनको आप जरूर देख लें, ठीक है। एक बार अगर मैं उससे लिंक जोड़ता हूं दोबारा, तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें हमने किए थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आज और ले लेता हूं और फिर एक बार उसको एक्सेल पर भी करते हैं। जैसे हमने कहा कि क्या इकोनॉमिक कंडीशन आपके आईक्यू को अफेक्ट करती है? आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, किसी के मन में विचार आया कि भाई क्या इकोनॉमिक कंडीशन से आपका आईक्यू लेवल अफेक्ट होता है? आईक्यू लेवल सब इमेजिनरी डेटा है, एक्चुअल में यहाँ कुछ नहीं। यहाँ पर आप इस तरह की रिसर्च करना चाहें कर सकते हैं। तो हाई और लो, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशंस है रिच एंड पुअर, ठीक है। हमने क्या किया कि एक तरह से 400 रिच लोगों का डेटा लिया और 600 पुअर लोगों का डेटा लिया। टोटल 1000 पर्सन्स हमारे पास थे। इनमें टोटल हाई आईक्यू वाले लोग हमें मिले 450 और लो आईक्यू वाले मिले हमें 550। इधर से अगर हम करें रिच लोग, रिच पीपल हाई आईक्यू वाले 100, पुअर पीपल हाई आईक्यू वाले 350, ठीक है। रिच पीपल लो आईक्यू वाले 300 और पुअर पीपल लो आईक्यू वाले 250। और अब इससे मुझे जिज्ञासा हो रही है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो हमारा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो हमारे आईक्यू लेवल को अफेक्ट करता है या नहीं करता। तो कल हमने मैनुअली तो इस पर काफी काम कर लिया था। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 100, 350, 300, ठीक है। टोटल को नहीं लिया करते हम, 300 और 250। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने आपको निकालनी बताई थी इसकी, ठीक है।
100 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जिस कॉलम में ये आ रहा है उस कॉलम का टोटल, उस रो का टोटल, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और 1000 से डिवाइड, यानी कि 100 ये हो जाएगा भाई 450 मल्टीप्लाई बाई 400 डिवाइडेड बाई 1000। इसी तरह से नेक्स्ट वाले का 350 है तो 450 मल्टीप्लाई 600 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। और ये सारा हमने काफी काम कर लिया था, मैं अब इस पे टाइम अब लगाऊंगा नहीं। तो 180, ठीक है, ये जब आप कर ले नेक्स्ट करेंगे 270 आएगा, ठीक है। इसी तरह से 300 वाले का जब आप लेंगे टोटल 550 और गुना 400 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये भी कितना आ रहा है मैं सीधा लिख देता हूँ इसको। ये वैल्यू आती है 220 और लास्ट वैल्यू आएगी 330। ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। ये इसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, आप उसमें देख लेना अगर जिसका रह रहा हो। तो आगे o माइनस ई स्क्वायर हमने किया, ठीक है, और उसका हमने e से डिवाइड किया। और ये जो जैसे o माइनस ई स्क्वायर का मतलब है, मैं कह रहा हूँ कि 100 माइनस 180 करो, उसका स्क्वायर करो, जो आए उसको e यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 180 से डिवाइड करो। ये जो वैल्यू आती है, जैसे ये आ रही 35.5, इसी तरह से यहाँ आएगी 350 माइनस 270 का स्क्वायर डिवाइड बाय 270, तो ये वैल्यू आएगी 23.7 एंड सो ऑन। ये जो वैल्यू है इसको काई स्क्वायर बोलते हैं, और ये काई स्क्वायर 107.7 आ रहा है। काफी हाई है, थोड़ा सा एबनॉर्मल सा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी डेटा है, गड़बड़ हो सकती है इसमें। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी हमने आपको बताई थी, रो की संख्या -1, कॉलम की संख्या -1, r -1 इंटू सी -1। 2 रोज हैं, कॉलम देखो यहाँ 2 रो हैं, रिच और पुअर, टोटल वाली नहीं लेते, और 2 ही कॉलम है, हाई और लो, ठीक है। 2 रोज एंड 2 कॉलम्स आर देयर, सो 2 - 1 इंटू 2 - 1, सो ये वैल्यू 1 आती है। और 1 पर आप देखें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर टेबल वैल्यू कितनी आती है काई स्क्वायर की वैल्यू पर अगर हम चलें तो ये काई स्क्वायर की वैल्यू है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 5% पर 3.84 वैल्यू आती है। ये आपने लिखी टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू 3.84, तो कंप्यूटेड वैल्यू तो इससे बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस क्या थी कि हमने माना कि आईक्यू और जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, यानी कि आईक्यू लेवल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड से अफेक्ट नहीं होता। ये हमारी नल हाइपोथेसिस थी, लेकिन अब ये यहाँ रिजेक्ट हो रही है, तो हमें मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो आईक्यू लेवल को अफेक्ट करता है, अगर ये डेटा ट्रू हो तो। लेकिन ये ट्रू नहीं, इमेजिनरी डेटा है, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल डेटा लेंगे तब जो रिजल्ट मिलेगा उसको देखो। अब ये करवाया क्यों है मैंने दोबारा, अगर हमें यही काम एक्सेल पर करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो समझाने के लिए मैंने आपको करवाया। तो ये डेटा काफी हद तक जो मुझे करवाने थे क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो मैं नेक्स्ट शीट पर ले जाता हूँ। देखिए वही वाला क्वेश्चन है, रिच पुअर, ठीक है, उसको हमने कॉपी किया और ये मैं नेक्स्ट शीट पर ले जाता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, जब भी एक्सेल पर काम करें टोटल वाला अगर कॉलम लिखना है लिख लो, मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ कितना था 450 था, 450 550, वैसे लिखना अवॉइड करो क्योंकि टोटल वाला कॉलम नहीं उठाना होता कभी भी। 400 और ये 600 1000, ठीक है, मैंने लिख दिया है पूरा बेशक ये टोटल, और यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जब हमें काई स्क्वायर लगाना हो एक्सेल पर तो कैसे लगाएंगे। तो यहाँ काई स्क्वायर टेस्ट लगाने के लिए आप जाएंगे इसमें ऐड इन ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है जी। तो ऐड इन ऑप्शन पर आप जाएंगे, ठीक है, और ऐड इन ऑप्शन में आपको इसमें लेना है मेगास्टेट। यहां से आप लेंगे इसमें मेगास्टेट, ठीक है। ये मेगास्टेट आपको ऐड करना पड़ता है ऐड इन ऑप्शन में, इसको मैं आपको बताऊंगा बाद में अलग से। ये मेगास्टेट इसमें किस तरह से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो मेगास्टेट में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा काई स्क्वायर ऑब्लिक क्रॉस टैब,
क्रॉस टैब पर तो बाद में बात करेंगे। हम यहाँ अभी काई स्क्वायर को समझते हैं, और काई स्क्वायर में आपको ये नजर आ रही है कंटिंजेंसी टेबल। ठीक है, कंटिंजेंसी टेबल, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको डेटा डालना है। ठीक है, और यहाँ देखो नीचे पढ़ो, इनपुट रेंज में इंक्लूड रो कॉलम हेडिंग बट डू नॉट सेलेक्ट टोटल्स, यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, इनपुट रेंज में आपको रो कॉलम डाल सकते हैं, आप हेडिंग डाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो है टोटल है उसको आप सेलेक्ट ना करें। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से टोटल को नहीं ले रहा हूँ, इसमें टोटल वाली रो और कॉलम को मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं, एक मिनट। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा। तो एडिंग में मेगास्टेट में हम गए काई स्क्वायर ऑब्लिक क्रॉस टैब, यहाँ पर कंटिंजेंसी टेबल, ये जो हम बनाते हैं इनको कंटिंजेंसी टेबल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ये टोटल आपने सेलेक्ट किया हाई लो। ठीक है, टोटल वाला हमने छोड़ दिया। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है क्या क्या चाहिए। आपको सिर्फ काई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो काई स्क्वायर बता देगा, आपको साथ में एक्सपेक्टेड वैल्यू भी चाहिए तो वो भी बता देगा, ओ माइनस ई की वैल्यू चाहिए तो वो भी पता चल जाएगी, ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई ई चाहिए ये भी वैल्यू पता चल जाएगी, जो आपको चाहिए वो। मैं पहले सिर्फ काई स्क्वायर निकाल देता हूँ इसमें। ओके, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, इसको अगर आप देखें तो 100 300 ये इसने पूरी टेबल बना के दे दी है आपको। ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ से रिच लो ये पूरी जो टेबल बना के दे दी, और काई स्क्वायर की वैल्यू आप देख रहे हैं 107.74, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है 1। ठीक है, अपनी कितनी आ रही थी 107.7। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, और हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पर टेबल वैल्यू देख रहे थे, उससे कंपेयर कर रहे थे। यहाँ जैसा कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम पी वैल्यू को लेकर चलते हैं। ठीक है, जो हमारी पी वैल्यूज होती है हम उससे कंपेयर करते हैं, और पी वैल्यू को मैंने देखना भी आपको बताया हुआ है। अब जैसे यहाँ आ रहा है 3.06 ई माइनस 25। ठीक है, 3, ये यहाँ लिखा नहीं जाएगा, 3.06 ई माइनस 25 का मतलब है इसके आगे, इस पॉइंट के आगे अभी आप 24 जीरो और लगाएं। ठीक है, उतनी छोटी वैल्यू है, यानी कि ये लगभग लगभग क्या कह सकते हैं, जीरो ही है। तो 5% से कम है, और 5% से कम है तो अब ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है। यहाँ हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यहाँ नल हाइपोथेसिस हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। इसका मतलब वाकई ये इसको अफेक्ट करता है, जो हमारा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो आईक्यू लेवल को अफेक्ट करता है। अब देखो, मान लो अगर आपको इसी में ही ये इंटरेस्ट होता और आप इसमें निकालना चाहते और भी वैल्यू देखना चाह रहे थे, ओ माइनस ई स्क्वायर वगैरह सब यहीं से निकल आएगा। मेगास्टेट पर जाइए, मेगास्टेट में काई स्क्वायर, यहाँ से कंटिंजेंसी टेबल। ठीक है, इनपुट रेंज भी अपना सेम ही है, बस इसमें साथ में आप इससे मांग लो कि मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू भी दिखा दे, ई कितनी आएगी, ओ माइनस ई कितनी आएगी ये भी मुझे पता चल जाए, ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई ई करेंगे तो वो कितना आएगा ये भी मुझे पता चल जाए। ओके करिए, ये सारा आपको निकाल कर दे देगा। ठीक है, देखिए इसको, यहाँ देखिए, ये हाई लो 100 और 300 ये तो थी ऑब्जर्व वैल्यू, ये इसकी एक्सपेक्टेड 180 और 220। ओ माइनस ई करेंगे तो -80 और 80, ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई ई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो सारा ये कैलकुलेट करके दे देगा, काई स्क्वायर वैल्यू 107.74 ही रहेगी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम
p वैल्यू है 3.06 e माइनस 25, इसका मतलब 24 बार जीरो लगाओ, फिर 3 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 6 लिखो, ये वो वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0.05 से बहुत कम वैल्यू है। 0.05 से बहुत कम होने का मतलब है कि अब ये जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इसका मतलब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। और इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो आपके IQ लेवल को यहाँ अफेक्ट कर रहा है फिलहाल इस डेटा में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में तो आपने ये देख लिया, समझ में भी आ गया होगा। अब आपको इसी तरह के चाहे दो कॉलम वाले हो तो 4 कॉलम वाले हो, सब इसी तरह से होंगे। ठीक है, अच्छा, जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे जहां रो एंड कॉलम नहीं दे रखे हो, अब एक तो आप उसमें कुछ चीजें पहले नोट करें। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मैं अलग से ही आपको बता रहा हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इन काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लेते हैं? तो फर्स्ट, इन केस ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर गिवन, तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी होगी R-1 C-1। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज में से 1 घटाओ, नंबर ऑफ कॉलम में से 1 घटा दो। ठीक है, तो R मीन्स नंबर ऑफ रोज, C मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये हमने अभी यूज किया भी है। इफ rows and columns are not given, अगर रोज एंड कॉलम्स नहीं दे रखे हो तो V ये V नहीं, इसको न्यू बोलते हैं वैसे, न्यू। ठीक है, ग्रीक लेटर है, आप चाहे DOF लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा सिंपली N-1, N-1 करके निकालेंगे। इसमें साथ में आपको एक चीज और ध्यान देनी है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बराबर है, मीन इज इक्वल, मीन इज इक्वल, तो V इज इक्वल टू N-1 तो होता ही है, -1 और हो जाएगा, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी फिर N-2। मैंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल, तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम का एक और घटा दीजिए, यानी कि N-3 हो जाएगा। मतलब ये कि जितने ये स्टैटिस्टिक या जितने पैरामीटर सेम रहेंगे ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, उतनी ही बार हमें एक एक्स्ट्रा घटाना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ दोनों में नंबर ऑफ आइटम सेम है, तब मत घटाना भाई, तब तो N-1 कर ही रहे हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल तो उतना ही आएगा। ये अगर इसका टोटल 200 है तो इसका भी टोटल तो आएगा 200 ही। तो N-1 जो हम कर रहे हैं पहले उस नंबर के बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स अगर कुछ नहीं कह रखा तो N-1। अगर मैंने कहा कि दोनों का मीन बराबर है तो N-2। ठीक है, अगर मैंने कहा दोनों का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर है तो N-3। अगर मैंने कहा दोनों का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोई चीज मैं एक्स्ट्रा कह देता हूं कि वो भी बराबर है तो N-4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जितनी ये वैल्यूज इक्वल रहेगी, जितने कांस्टेंट ये बराबर होते जाएंगे, उतने ही एक एडिशनल इसमें से लेस कर देना है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। लेकिन टोटल नंबर ऑफ आइटम सेम होती ही है। तो अगर यूं कहे टोटल, मैं कहता हूं कि जो है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भैया मीन बराबर है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर है, टोटल नंबर ऑफ आइटम भी बराबर है, तो अब आपको करना है N-1 तो करते ही हैं, मीन के नाम का एक और, स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम का एक और, टोटल के नाम का तो एक हम पहले ही घटा चुके हैं, वो हमेशा घटाते ही हैं। ठीक है, तो N-3 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी। ठीक है, तो इस पर आप जरूर ध्यान दें। और रोज कॉलम्स वाला क्वेश्चन जब नहीं होता है तो उस केस में अगर हम एक्सेल पर इसको करेंगे तो ये फिर लेता है उसको गुडनेस ऑफ फिटिंग की तरह।
गुडनेस ऑफ फिटिंग का मतलब जो ऑब्जर्व हो रहा है और जो एक्सपेक्टेड हो रहा है उसमें क्या दोनों सेम उसी ढंग से हो रहे हैं या उसमें कुछ डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उस चीज को चेक करता है करिए। ठीक है, इसके भी हमने कुछ एक एग्जांपल्स लिए थे। एक एग्जांपल में चलिए इसमें और बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, उसको एक्सेल पर भी करवा देंगे। तो यहाँ है फॉलोइंग फिगर्स शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट्स इन नंबर चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए टेलीफोन डायरेक्टरी। अब कह रहा है कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी हमने ली और उसमें ये नंबर हमें मिले डिजिट्स, खाली बैठे हमने ये डिजिट्स काउंट कर लिए फोन नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी के, और डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये टोटल 10 डिजिट होते हैं और हमने इनको काउंट किया कि 0 कितनी बार आया। ठीक है, एक्चुअल में किया है हमने, काउंट किया है, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। तो 0 जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है 150 बार। ठीक है, 1 आ रहा है 210 बार, 2 200 टाइम्स, 3 आ रहा है 220 टाइम्स, इसी तरह से 4 आ रहा है 250 टाइम्स। ठीक है, 5 160 टाइम्स, 6 210 टाइम्स, 7 230 टाइम्स, 8 190 टाइम्स और 9 है 180 टाइम्स। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या इस टेलीफोन डायरेक्टरी में ये जो डिजिट हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या कुछ ऐसा है कि भाई 0 कम आ रहा है, 1 ज्यादा बार आ रहा है, 9 ज्यादा बार आ रहा है, ऐसा कुछ है, या ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपका जैसे रो कॉलम नहीं है, तो कल हमने किए भी थे इस तरह के क्वेश्चन। तो भाई अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो सब एक्सपेक्टेशन कितनी थी, इन सब का मैं टोटल करता हूँ, इन सब का अगर मैं टोटल करता हूँ तो ये वैल्यू आती है, टोटल वैल्यू यहाँ दे नहीं रखी, चलिए मैं कर लेता हूँ, इसको अलग से कर लेता हूँ, कितना आता है, ये 2000 आता है इनका टोटल। ठीक है, तो अब ये 10 डिजिट है, 9 1 to 9 तो ये और एक 0। तो अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो जो इनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो सब में होने चाहिए थे, सब में 200 200 बार होना चाहिए था। ठीक है, 200 200 200 जिस भी तरह से हम लिखेंगे सब में 200 200 ऐसे चलेगा। ठीक है, इसको ये लेता है गुडनेस ऑफ फिटिंग के रूप में, इसी को गुडनेस ऑफ फिटिंग बोल देते हैं रो, क्योंकि अब यहाँ किसी एट्रीब्यूट्स की इंडिपेंडेंस को चेक नहीं कर रहे। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि जो हुआ और जो होना चाहिए था क्या दोनों बराबर, तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बिल्कुल इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। आप इनको इंडिपेंडेंस भी बोल सकते हैं, जैसे कल हम कर रहे थे, कल हम डेज से रिलेटेड देख रहे थे कि डेज और अपसेंटीज में क्या कुछ संबंध है या नहीं, तो हमने उसको एक तरह से उसको बोला था टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। बाकी अगर एक्सेल पर करेंगे तो एक्सेल में वहां पर भी वो उसको उसी रूप में लेगा, ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के रूप में और गुडनेस ऑफ फिटिंग के रूप में ही काम करेगा। तो अब यहाँ से O माइनस ई करना है, उसका स्क्वायर करना है, और O माइनस ई स्क्वायर को आप ई से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ आ जाएगा 150 माइनस 200, उसका स्क्वायर डिवाइड कर दो 200 से, तो ये वैल्यू आती है 12.5। तो ये तो सारा आप करना सीख ही चुके हैं, और ये जो वैल्यू आएगी इसको बोलते हैं काई स्क्वायर, टोटल जो आता है ये काई स्क्वायर यहाँ 43 आ रहा है। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी यहाँ, ये 10 आइटम है ना, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, और 9 पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है अपनी, 9 पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर टेबल वैल्यू है 16.9, 16.9। तो टेबल वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू है 16.9। तो जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। नल हाइपोथेसिस थी कि ये डिजिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब रिजेक्ट होगी, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकते, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं ना कहीं वेरिएशन जरूर है, कोई एक डिजिट ज़्यादा है कुछ डिजिट कम है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हम नहीं कह सकते। अब बात आती है कि यही चीज़ अगर हमें एक्सेल में करनी हो तो हम कैसे करें। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन है, ये सारा मैंने इसमें लिखा हुआ पहले ही, ये देखिए इसको मैं ले जाता हूँ दूसरी शीट पर।
ठीक है भाई, सेम वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मुझे इस पर काई स्क्वायर लगाना है तो कैसे लगेगा? अगेन वही हमें एडिन में मेगास्टेट आपके शायद उसमें नहीं मिले अभी, ठीक है, तो उसको मैं ऐड करना बताऊंगा कैसे करते हैं। काई स्क्वायर में अब आप यहाँ लेंगे गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है, तीसरे नंबर पर आ रहा है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ठीक है, उसको लेना गुडनेस ऑफ फिट। अब यहाँ आपको देखो ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू, और इसमें एक चीज इसने और बोले, डू नॉट इंक्लूड लेबल्स और सम, मतलब टोटल तो जोड़ना ही नहीं है, ये जो डिजिट, फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्ट, ये भी नहीं लिखनी है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करें, नहीं तो फिर ये एरर दिखाएगा। तो इनपुट रेंज में पहले पूछ रहा है ऑब्जर्व वैल्यू, तो ऑब्जर्व वैल्यू तो ये है भाई अपनी, ये सारी ऑब्जर्व जो एक्चुअल में आई, ठीक है। ऊपर वाला जो हेडिंग है वो मैंने छोड़ दी है, ये ऑब्जर्व। अच्छा, एक्सपेक्टेड कितनी है? एक्सपेक्टेड वाली ये है, सब 200 200 है, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, बस इसको आप कर दीजिए ओके। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे थे हमने अभी वही बनाया था, ओ माइनस ई स्क्वायर, ये जो टोटल आ रहा है ये काई स्क्वायर है, ठीक है। ये करेक्शन पर अभी ये बता रहा है कि ये उसका परसेंटेज कितना परसेंट है, ठीक है। जैसे टोटल 43 है काई स्क्वायर, 43 का ये 12.5 कितना परसेंट है, 43 का ये 0.5 कितना परसेंट है, ठीक है। तो बता रहा है परसेंटेज ऑफ काई स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई ई 12.5, ये आपकी काई स्क्वायर वैल्यू का कितना परसेंट आ रही है, बस वो बता रहा है, ठीक है। तो ये 43 अपनी काई स्क्वायर वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, और वहां तो हमने टेबल वैल्यू निकाली थी 16 पॉइंट समथिंग जो आ रही थी, यहाँ ये सीधा पी वैल्यू बताता है। पी वैल्यू कितनी है, अब अगर आप देख पा रहे हो तो 2.16 ई माइनस 0 माइनस 6, इसका मतलब है कि ये इसके आगे अभी 5 जीरो और लगाओ, ठीक है, 0.0 फिर 5 बार 0 फिर 216, ये वैल्यू है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 5% से कम है, और 5% से कम है तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। इसका मतलब ये जो डिजिट्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिट्स नहीं हैं, इन डिजिट्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद नहीं है, कहीं ना कहीं इनमें सिग्निफिकेंट वेरिएशन देखने को नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस रूप में इसको गुडनेस ऑफ फिटिंग के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। बाकी आपका जो गुडनेस ऑफ फिटिंग के रूप में आता है, कुछ एक तो हमने कर ही लिए, कुछ इसमें फिर अब इंक्लूड हो जाएगा आपका बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, और फिर वो आपको करने पड़ेंगे। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसमें, कि मैंने कहा कि ए सेट ऑफ 5 कॉइन्स इज टॉस्ड 3200 टाइम्स, ठीक है। आपने 5 कॉइन्स, 5 कॉइन्स टॉस्ड, 5 सिक्के आपने उछाले हैं 3200 टाइम्स, 3200 बार आपने उछाले हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ हेड्स अपीयरिंग ईच टाइम इज नोटेड, और जो हेड आया, नंबर ऑफ हेड, उसको हमने नोट किया। अब नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 0 हेड, 1 हेड, 2, ठीक है, 5 में से ज्यादा 5 आ सकते हैं, 3, 4 और 5, ठीक है। और ये कितनी बार आए? ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होती है, जितनी बार आए वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज है। 80, 0 हेड आया 80 बार, 1 हेड 570 टाइम्स, 2 हेड 1100 टाइम्स, 3 हेड आया 900 टाइम्स, 4 हेड है 500 टाइम्स, और 5 हेड है 50 टाइम्स, ठीक है। ये ऑब्जर्व। अब इन्होंने कहा है कि आप इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालें और उसकी गुडनेस ऑफ फिटिंग को टेस्ट करें। अब देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता चुका हूं कैसे करते हैं, ठीक है। q प्लस पी रेस्ट टू पावर बाय 5, q रेस्ट टू पावर बाय 5 प्लस 5q 4p प्लस, ये जैसे आपको बताया हुआ 5 मल्टीप्लाई 4 20 डिवाइड बाय 2, ठीक है, यानी कि 10q 3p2
फिर 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 3, इस पर मैं काफ़ी डिटेल में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये अगेन फिर से आ जाएगा 10 Q2 P3 प्लस फिर आगे 10 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 4, तो ये 5 Q P4 और प्लस P5, ठीक है। तो ये वैल्यू जाएंगी। अब इनमें Q और P की वैल्यू रख दो। हेड और टेल आने के चांसेस सबके 1/2 है, ठीक है ना। तो Q हो गया ये 1/2 की पावर 5, ठीक है। ये वैल्यू 0 हेड आना चाहिए, 1/2 की पावर 5, 1/2 पावर 5, और कितनी बार उछाला है आपने? 3200 बार। तो 1/2 ये हो जाएगा 32, यानी कि ये वैल्यू आनी चाहिए 100। इसी तरह से 1/2 नेक्स्ट क्या था अपना 5Q4P, 5 मल्टीप्लाई Q4 यानी कि 1/2 की पावर 5 4, और Q4P, P की वैल्यू भी 1/2 है, यानी कि और मल्टीप्लाई 3200 कर दो, तो 5 ये तो हो गया वही 1/32 ही हो जाएगा, 1/2 पावर 4, 1/2 पावर 1, यानी कि 1/2 की पावर 5 होगी एक तरह से। तो 1/32, 5/32, और 32 से 3200 जाएगा 100 पर, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट आएगा यहाँ 1/2 पावर t, 1/2 पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3200, ये 1000, फिर अगला 1000, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा आएगा ये 1000 के बाद ये आएगा फिर 500, आप करके देखना इसको, और फिर ये आएगा 100। अब ये काम आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। एग्जामिनर को अगर आपसे बाइनोमियल का क्वेश्चन भी करवाना है तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। वो कहेगा कि आप पहले इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे और फिर गुडनेस ऑफ फिटिंग करो। अब जो तुमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकाली वो तो ये है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला वो इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और आगे का काम सेम है, अब आगे O माइनस E का स्क्वायर करना है डिवाइड बाई E, ठीक है। तो 80 माइनस 100, ठीक है, 80 माइनस 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 80 माइनस 100 करेंगे और उसका जो स्क्वायर करके जो वैल्यू आती है, ठीक है, ये 80 माइनस 100 हो गया 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 को 100 से डिवाइड किया तो वैल्यू आती है 4। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखें 570 और 500, इनका डिफरेंस 70, 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900, और 4900 डिवाइडेड बाई 500 जब हम करेंगे तो ये वैल्यू आती है 9.8। इस तरह से अब ये वैल्यू आती चली जाएगी 10.0। ये गुडनेस ऑफ फिटिंग के ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आएगा 0, क्योंकि 500 माइनस 500 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट 25, तो ये वैल्यू आएगी काई स्क्वायर की 58.80, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी वैल्यू है जरा देखो यहाँ, 0 1 2 3 4 5, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 6 आइटम है, 6 माइनस 1 यानी कि 5। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर देखो वैल्यू कितनी है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर है 11.1। तो ये टेबल वैल्यू आती है 11.1। तो कंप्यूटेड वैल्यू 58.80 टेबल वैल्यू से ज़्यादा है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस यहाँ पर हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। नल हाइपोथेसिस क्या थी कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है और जो एक्चुअल में हो रहा है दोनों लगभग लगभग सेम है। जो बाइनोमियल से होता है थ्योरेटिकली वही एक्चुअल में होता है, लेकिन कम से कम इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा। इमेजिनरी फिगर है, गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो एक्चुअल में तो अगर आपको करना है तो फिर आप करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि होता है कि नहीं होता। पर फिलहाल अगर ये डेटा सही हो तो इस हिसाब से यहाँ ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल के हिसाब से तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाइनोमियल के हिसाब से जो आ रहा है और इसमें आ रहा है इनमें डिफरेंस सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। यानी कि ये फिटिंग की गुडनेस को बता रहा है कि ये बता रहा है कि ये जो फिटिंग है गुडनेस नहीं है उसमें, यानी कि ये एक्चुअल के नजदीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। सेम यही चीज अगर हमें करनी होती यहाँ, ठीक है, तो किस तरह से कर सकते थे, शायद ये भी मैंने लिया था, हाँ जी ये नंबर ऑफ हेड्स, ये मैंने किया कॉपी यहाँ से, नेक्स्ट शीट पे ले जाता हूँ मैं।
ठीक है। और अब मैंने कहा इसकी गुडनेस ऑफ फिटिंग, तो काई स्क्वायर ऑब्लिक क्रॉस टैब, इसमें गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट पर हम जाएंगे। यहाँ पर अब आपको ये हेड 0 1 2 3 4 ये नहीं लेना, सिर्फ ऑब्जर्व वैल्यूज हैं ये हेड की, ऑब्जर्व वैल्यू हेड की हैं। ये देखो आप यहाँ से देख पाओगे को, ठीक है। मेगास्टेट, मेगास्टेट में क्रॉस टैब आई स्क्वायर, इसमें गुडनेस ऑफ फिट, और यहां से अब आपको लेनी इनपुट रेंज ऑब्जर्व वैल्यूज की, फिर इनपुट रेंज एक्सपेक्टेड वैल्यू की जो एक्सपेक्टेड था, ठीक है, और ये कर दिया आपने ओके, तो ये वैल्यू निकल कर आ गई ओ माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, और ये 58.08 का स्क्वायर वैल्यू आ गई। परसेंटेज ऑफ का स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो ये वैल्यू आती है आगे, तो 58.80 ये अपने आ रहा था, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 था, और हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही थी, यहाँ पर भी रिजेक्ट हो रही है। 2.15 ई माइनस 11 का मतलब है कि इसके आगे 10 जीरो और लगाएं कम से कम, ठीक है ना, तो इतनी छोटी वैल्यू है तो 5% से कम है, तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पर रिजेक्ट हो रही है। इसका मतलब गुडनेस और फिटिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, ये जो फिटिंग है ये एक्चुअल के नजदीक नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें गुडनेस ऑफ फिटिंग को यूज करना है। अब देखो इसमें कुछ चीजें और बची हुई है अभी, जिन पर अभी बात हो सकती है, ठीक है। पहले इसी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के रूप में मैं लेता हूं ताकि मिक्सअप ना हो जाए, फिर पैरामेट्रिक टेस्ट के रूप में एक छोटा सा इसका वर्जन हो रहा है, उसको हम और समझेंगे। अब इसमें एक दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा येट्स करेक्शन। हाँ, एक मैं आपको जो बता रहा था, चलिए पहले मैं येट्स करेक्शन और बता देता हूँ। येट्स करेक्शन एंड पूलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो देखिए काई स्क्वायर में एक लिमिटेशन ये है कि कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी अगर 5 से कम है, इफ एनी क्लास फ्रीक्वेंसी बिलो 5, तो उसमें क्या होता है, वेरिएशन बहुत ज्यादा बढ़कर आ जाता है कई बार, ठीक है, वेरिएशन का लेवल बढ़ जाता है। तो उस कमी को दूर करने के लिए इसमें करेक्शन की जाती है, ठीक है। येट्स का संशोधन इसको बोलते हैं, येट्स ने इसको सजेस्ट किया। तो ये करेक्शन ये है कि हम उसमें माइनर एडजस्टमेंट करते हैं, 0.5 जोड़ देते हैं दूसरी फ्रीक्वेंसी में, इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि टोटल सेम रहे, ठीक है, उसे बोलते हैं येट्स करेक्शन। कूलिंग पर अभी मैं इसके बाद आता हूँ, ठीक है। तो अब जरा देखो येट्स करेक्शन का पहले मैं एक एग्जांपल येट्स करेक्शन से रिलेटेड ही ले लेता हूँ ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। अब देखो जैसे कि है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ कैटल, ठीक है, फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो कैटल्स है उनको कुछ इनोकुलेशन किया गया, इलाज किया गया, टीका लगाया गया, तो अफेक्टेड नॉट अफेक्टेड, सीधा बस डेटा पर ध्यान दो, ठीक है। इनोकुलेटेड नॉट इनोकुलेटेड, ये इस तरह के तो अब आप काफी समझ चुके हो। 12 16 टोटल है यहाँ 24, येट्स करेक्शन पर फोकस करवाना चाह रहा हूँ मैं। 28 और 4 टोटल है 32, ठीक है। 40 और ये 20 टोटल है 60, ठीक है, ये टोटल और ये भी टोटल का कॉलम है। अब येट्स करेक्शन की जरूरत कहाँ पड़ेगी, अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ एक क्लास फ्रीक्वेंसी ओनली 4 है, ठीक है, तो ये 4 क्लास फ्रीक्वेंसी है, ये वेरिएशन लेवल को बढ़ा सकती है। तो इसमें कुछ करेक्शन करने के लिए हम येट्स का संशोधन करेंगे, और वो कैसे करेंगे, देखो जैसे आपने एट्रीब्यूट्स की जो टेबल बनाई थी, लगभग वही 2x2 वाली टेबल में बना रहा हूँ, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि टोटल तो मुझे उतना ही रखना है, 24 32 और ये 60, 40 और ये 20। अब मैंने क्या किया, ये जो 4 था ना, इसमें 4 की जगह 0.5 जोड़ दिया, ओनली 0.5 का करेक्शन करना, तो यहाँ 0.5 जोड़ा, तो टोटल 32 लाने के लिए यहाँ 0.5 घटा दिया, 28 में से 0.5 घटा दिया, यहाँ जोड़ दिया। इसी तरह से यहाँ पर 0.5 जोड़ा है, तो ये जो इधर 16 है इसमें 0.5 कम हो गया, 15.5 हो गया टोटल, ताकि वही 20 आता रहे।
और यहाँ क्योंकि 0.5 कम हो गया तो इसलिए इस वाले में 0.5 जुड़ जाएगा। अब आप देखो 12.5, 27.5, टोटल 40 है। तो बस इतना ही है येट्स करेक्शन। अब ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मेरी हो जाएगी, बजाय वो 12 और 16 लेने के मैं लूँगा 12.5, 15.5, 27.5 और 4.5। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड वैसे निकलेगी। 12.5 की एक्सपेक्टेड क्या है? 24। देखो ये तो मैं अगर येट करेक्शन नहीं भी करता तब भी वैसे ही आता है, 24 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 60। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, 24 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 60। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 60, ये आ जाएगा 8। तो 16, 8। सर जी ये 12.5 और 15.5 का टोटल 28 आएगा। अच्छा, हाँ टोटल 24 मैंने लिखा ही गलत है एक्चुअली, 28 ही था, मैंने ध्यान नहीं दिया। 28, 28 और 32 60, 40 और 20 60। ठीक है भाई, फिर तो ये 28 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब फिर ये 16 नहीं आएगा। फिर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 28 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 60, एक कर लेते हैं फिर हम। 28 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 60, ये वैल्यू आएगी फिर 18.66। 18.66। इसी तरह से नेक्स्ट आएगी 9.33। ठीक है, 21.33 और 10.66। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है भाई। अब आगे सारा वही है, ओ माइनस ई का स्क्वायर करो, ई से डिवाइड करो, उसका टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी रो -1 कॉलम -1, तो r -1 c -1, यानी कि 2 रो हैं 2 कॉलम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 1 ही आएगी। और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर का स्क्वायर की वैल्यू 3.84 है, उससे आप इसका कंपेयर कर लेंगे। ये तो है येट्स करेक्शन। येट करेक्शन हम करते हैं रो एंड कॉलम वाले क्वेश्चन में, और जहां रो और कॉलम नहीं होता वहां हम करते हैं फिर पूलिंग। पूलिंग का मतलब वही फ्रीक्वेंसी जब छोटी हो तो हम उसको साथ वाली फ्रीक्वेंसी में जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं पूलिंग करना। पूलिंग का मतलब समूह बनाना। ठीक है, पूलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मैं उसका भी बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल लेता हूँ, अब से आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, फिगर्स गिवन बिलो आर, ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, और ये है फ्रीक्वेंसीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्या, आप सिंपल यूँ समझो, दो फ्रीक्वेंसीज है, ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और ये थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी कितनी है? 1, 5, 20, 1, 5, 20, 28, 42, ठीक है, 22, फिर 15, 5 और 2, 15, 5 और 2। 15, 5 और 2 हो रहे, इसके बाद 15, 5 और 2। अब इनकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज मुझे दे रखी है वो जरा देखिए, वो हैं 1, 6, 18, 25, 40, 25, 18, 6 और 1। ठीक है, और साथ में अब जो मैं अभी आपको शुरू में थोड़ी देर पहले बता रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन, बोथ डिस्ट्रीब्यूशन हैव, ध्यान से सुनिए, लिखा हुआ है बोथ डिस्ट्रीब्यूशन हैव सेम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड टोटल फ्रीक्वेंसीज। तीन चीजें टोटल सेम बताइए, दोनों का मीन सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल है सेम है,
और टोटल फ्रीक्वेंसी सेम है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी तो सेम होती ही है भाई, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, इसके नाम का तो कुछ नहीं करना। लेकिन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, तो उन दोनों के नाम का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते टाइम एक एक और लेस करना है। अब पूलिंग भी समझ लो। अब ये हम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हमें डेटा की पूलिंग करनी पड़ेगी। पूलिंग कैसे करेंगे, देखिए एक मिनट। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कुछ एक फ्रीक्वेंसीज हमें नजर आ रही हैं जो 5 से कम है, तो इनको उसके नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी में हम मिला देंगे। ठीक है, जैसे ये 1 है, इसको 5 में ही मिला देंगे तो ये बन जाएगा 6। और जो ऑब्जर्व में किया है सेम एज इट इज, अब यहाँ ये 100 होता, हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसी को फॉलो करते हुए हम इसको भी इसमें मिला देंगे। ये पूलिंग होगी, अलग कलर यूज कर लेता हूँ, ये 6 और ये होगी 7। तो अब ये दो अलग अलग वैल्यू नहीं है हमारे लिए। अब जब हम करेंगे O माइनस ई स्क्वायर, तो हमारे लिए 6 माइनस 7 स्क्वायर करेंगे। इसी तरह से नीचे आप देखो, यहाँ 5 और 2 इन दोनों को मैंने इकट्ठा मिलाकर 7 कर दिया, और ये दोनों इकट्ठे मिलाकर 7 हो गए। इसको बोलते हैं पूलिंग। ये भी कब करते हैं, जब कोई फ्रीक्वेंसी 5 से कम होती है तो उसके पास वाली फ्रीक्वेंसी में उसको जोड़ देते हैं। 2 फ्रीक्वेंसीज को भी इकट्ठा जोड़ सकते हैं, 3 को भी जोड़ सकते हैं। तो अब O माइनस ई स्क्वायर जब हम करेंगे तो 6 माइनस 7 1, 1 का स्क्वायर 1, 20 माइनस 18 2, 2 का स्क्वायर 4, 28 माइनस 25 3, 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से आ जाएगी वैल्यू। और फिर O माइनस ई स्क्वायर को E से डिवाइड भी करना है, तो 1 को आप डिवाइड करो 7 से, अब इसकी E है 7, तो 1/7 जब आप करेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.143। इसी तरह से 4 को जब आप 18 से डिवाइड करेंगे तो 0.222। ठीक है, ऐसे आप करते चलेंगे और लास्ट में यहाँ आएगा 7 माइनस 7 0, 0 का स्क्वायर भी 0, और 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। ये का स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी 1.685। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना। अब बात डिग्री ऑफ फ्रीडम की है, ध्यान से समझना। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेन होती है का स्क्वायर में। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए पहले तो n काउंट करो, n कितना है। n कितना था, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन अब हमने जब पोलिंग कर दी है तो पोलिंग के बाद जो बचा n हमें वो चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब n अपना 7 है, तो 7 माइनस 1, माइनस इन्होंने कहा मीन बराबर है तो -1 किया, इन्होंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन भी बराबर है तो फिर से मैंने -1 कर दिया। तो 7 माइनस 3 यानी कि 4 यहाँ पर मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी, और 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जो वैल्यू है 9.49, मैं उस टेबल वैल्यू से इसका कंपैरिजन करूंगा। ठीक है, तो इस रूप में हम इसको यूज करते हैं। एक मिनट, ओके, एक मैं इसमें पाइथन वाला आपको और बता देता हूँ। ठीक है, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप एक बार जो मैंने करवाया हो वहां से आप रिवाइज जरूर कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे भी बाइनोमियल का करवाते हैं इसी तरह से पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपके सामने क्वेश्चन दिया जा सकता है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि वो चीज आपको क्लियर हो जाए। उसमें क्या होगा, वहां पर भी आपसे कहा जाएगा कि भाई ये तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं। देखो अब जरा क्वेश्चन है, बुक है 700 पेजेस, 700 पेज हैं उस बुक में, 700 पेजेस। ठीक है, हेंस द नंबर ऑफ पेजेस विद वेरियस नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स। अब नंबर ऑफ जो पेजेस में मिसप्रिंट्स कितने हैं, ये हैं मिसप्रिंट्स। मिसप्रिंट्स हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और नंबर ऑफ पेजेस, ये जो अब एक्चुअल में जितने पेजेस जितने पर मिसप्रिंट मिल रहा है 616 पेज तो ये हैं जिन पर कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। ठीक है, 70 पेजेस है जिसमें एक मिस्टेक है, 10 पेज है जहाँ 2 मिस्टेक है, 2 पेजेस ऐसे हैं जहाँ 3 मिस्टेक है, 1 पेज ऐसा है जहाँ 4 मिस्टेक है, और 1 पेज है जहाँ 5 मिस्टेक है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आप निकालें। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पर भी मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ,
ठीक है। पी आर हम कैसे निकालते थे, ई रेज टू पावर बाई माइनस आर, ई रेज टू पावर माइनस एम रेज टू पावर बाई आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। और ये मैं सोल्व करना काफ़ी आपको बता चुका हूँ। तो ये आप पायसन डिस्ट्रीब्यूशन का वहाँ से समझे। अगर मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ तो फिर काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ अब आपको इसका पायसन डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। समझ लो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन अपना इतना ये है कि आप पहले इसका एम निकालो। एम का मतलब मीन निकालो। मीन निकालने के लिए क्या करोगे भाई, मीन निकालने के लिए ये आपके पास एक्स रहा और ये एफ रहा, आप एफ एक्स करो पहले, ठीक है। पहले इनका आप एफ एक्स करें। तो ये एफ है एक तरह से देखा जाए तो आप एफ एक्स करें। तो ये 0, ये 70, ये 20, ये 6, ये 4 और ये 5। तो समेशन ऑफ एफ एक्स आ गया। समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू जब आप निकालेंगे टोटल 105 आएगी। और ये सिग्मा एफ ये कितना है, 700 है। तो एक्स बार कितना हो जाएगा, एक्स बार 105 डिवाइड बाई 700। तो ये जो अपना मीन है इट कम्स 0.15। और इसी मीन को हम फिर m से डिनोट करते हैं। पायसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी हमने लिख लिया 0.15। फिर आपको पायसन डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, वो अब आपको आता होगा, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ, ठीक है। नहीं आता तो आप एक बार वहाँ से देखिए, समझिए उसको, फिर आगे बढ़िए। तो जो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमें दे रखी थी, जो आपने पायसन डिस्ट्रीब्यूशन से निकाली है वो बन जाएगी आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और फिर आगे क्वेश्चन कैसे होगा जरा वो समझ लो, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताया था। तो ये मैंने लिखा इसमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। 616, 70 जो हमें दे रखी थी, 70, 10, 2, 1 और 1। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो आपने निकाली 602.5, ठीक है, 90.4, 6.8, 0.4, 0 और 0, ठीक है। ये आपने पायसन डिस्ट्रीब्यूशन से जो वैल्यू निकाली है वो है। अब पहला काम तो इसमें आपको क्या करना है, इनकी पूलिंग करनी है, ठीक है। पूलिंग करिए, ये 4 कर दिया। वैसे चाहे तो आप इसमें कर लीजिए पर फिर नंबर फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम रह जाती है, इसलिए मैंने जो है सिर्फ इनको पूल किया है 0.4। आप चाहें तो यहाँ तक भी कर ले, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि हमने बोला कि 5 से कम नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ 5 से कम तो अभी भी है, लेकिन चलो 5 के नज़दीक ले आए। यहाँ अगर हम करते हैं तो बहुत छोटी रह जाती है, ठीक है ना। हमने 3 फ्रीक्वेंसीज को इकट्ठा कर दिया, ऐसा कोई नियम नहीं है कि 3 को करना है 4 को करना है। आप 4 तक यहाँ तक भी ला सकते थे, यहाँ तक लाएंगे तो फिर ये इकट्ठी हो जाएगी, 10 और 4 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे o माइनस ई का स्क्वायर डिवाइड बाई ई। तो 616 माइनस 602.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 602.5, ऐसे ही चलेगा। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 4 माइनस 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.4, ठीक है। तो ये वैल्यू आप निकाल कर ये का स्क्वायर निकालेंगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पर यहाँ भी ध्यान देना, 38.812। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बताता हूँ। एग्जामिनर को अगर पायसन का क्वेश्चन देना हुआ तो साथ में वो दोनों चीज़ें एक साथ करवा सकता है, पायसन और काई स्क्वायर दोनों दे देगा वो, ठीक है। तो काई स्क्वायर अब आपके पास 38.812 आ गया। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैसे निकालें, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए देखो अब यहाँ n कितना है, 1, 2, 3 और 4, ये तीनों इकट्ठे हो गए। तो 4 माइनस 1, लेकिन ध्यान रखना यहाँ -1 नहीं, यहाँ -2 होगा। क्यों होगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जब मीन बराबर हो तो हमें क्या करना होता है, उसके नाम का एक और घटाना होता है। तो अब यहाँ देखो, ये जो मीन मैंने लिया था x बार, ये तो इसका मीन था ना, ये तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का मीन था। मैंने उसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के मीन को अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मीन भी बना लिया, क्योंकि पायसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो m जरूरी है।
तो m के बिना काम चलता नहीं, तो जो मेरा x बार आया मैंने उसी को m के बराबर रख दिया था, ठीक है ना। तो इसलिए जो x बार और m दोनों बराबर है, यानी कि ऑब्जेक्ट और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों के मीन बराबर है, और जब दोनों के मीन बराबर हैं तो इसलिए यहाँ पर n-2 होगा। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 4 - 2 यानी कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर आप इसको टेस्ट करें, ठीक है। और लास्ट इसका एक 5 मिनट का कंसेप्ट और है, वो भी मैं चलो इसी में बता देता हूँ कि chi-square टेस्ट एज पैरामीट्रिक टेस्ट, chi-square टेस्ट एज अ पैरामीट्रिक टेस्ट, पैरामीट्रिक टेस्ट के रूप में इसका यूज है, ठीक है। सैंपल वेरिएंस वर्सेस पॉपुलेशन वेरिएंस में डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं उसे चेक करने के लिए, ठीक है। बहुत जल्दी से मैं उसको बता देता हूँ, इसमें मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंस ये जो मैंने आपको बताया ये रखता है। तो वहाँ पर chi-square की वैल्यू रहेगी, वहाँ chi-square की वैल्यू रहेगी n(s)² डिवाइड बाई σ², ठीक है। n है नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। s क्या है, s है वेरिएंस ऑफ सैंपल, और ये जो सिग्मा है ये वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, ये है वेरिएंस ऑफ सैंपल जो हमने f में निकाला था, f में वेरिएंस रेशियो टेस्ट किया था, ध्यान है, तो वो हमने किया था समेशन ऑफ x - x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n-1, ठीक है, और इसका अंडर रूट, अगर s निकालते हो तो अंडर रूट करना, s² कर रहे हो तो अंडर रूट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये है वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, हाइपोथेटिकल वैल्यू जो होती है, ठीक है। एक बार फटाफट से बस इसको देख ले, एक एग्जांपल से ही क्लियर हो जाएगा। पहले तो मैं इसको दिखा देता हूँ एक्सेल पे कैसे करते हैं। अगर ये मैंने लिखा हुआ होगा तो मैं भी दिखाता हूँ आपको। एक्सेल पर अगर हमें करना है तो ये देखिए, ये जो है मैं इसी डेटा को ले लेता हूँ, ये देखिए ये वैल्यू में यहाँ ले आया। अभी क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ उसको। हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो, 10 स्टूडेंट्स की हाइट्स दे रखी है सेंटीमीटर में, ये ठीक है। कैन वी से दैट द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम व्हिच द अबव सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स वर ड्रॉन इज इक्वल टू 50। ये सैंपल जिस पॉपुलेशन से ड्रॉ किया गया है, क्या उस पूरी पॉपुलेशन का वेरिएंस इस बेस पर मैं 50 मान सकता हूं या नहीं, ये मुझे बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपका, अगर मैं इसी क्वेश्चन में करूं तो जो इसका वेरिएंस होगा वो तो कैसे होगा, जैसे अभी है 60, 65, 66, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 68। अब ये x वैल्यूज हैं, ठीक है, और अब आपको क्या करना है, x - x बार करना है और उसका स्क्वायर करना है। इसका एक्चुअल मीन निकाले, इसका एक्चुअल मीन जब आप निकालेंगे तो एक्चुअल मीन की वैल्यू आ रही है इसमें, एक बार कंप्यूट करके देख लेना इसमें कितनी वैल्यू आती है, ठीक है। तो वो वैल्यू आप ले लेंगे और x - x बार का स्क्वायर, x - x बार स्क्वायर को आप सिंपली n से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये तो हो जाएगा s², और सिग्मा स्क्वायर आपको दे ही रखा है 50, और n है कितना 10। इसको आप यहाँ इस वैल्यू में पुट कर लेंगे, इस वाले में, ठीक है। ये chi-square की वैल्यू आ जाएगी। एक बार मैं एक्सेल पर आपको दिखा रहा, तो यहाँ देखो, तो ये x की वैल्यूज हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसमें भाई मुझे ये टेस्ट लगाना है, तो मेगास्टेट में हम जाएंगे हाइपोथेसिस टेस्ट, ठीक है, क्योंकि पैरामीट्रिक टेस्ट है उनके साथ मिलेगा हाइपोथेसिस टेस्ट, और इसमें लास्ट में आपको मिल रहा है chi-square वेरिएंस टेस्ट, क्योंकि ये पैरामीट्रिक टेस्ट है तो उन्हीं के साथ मिलेगा chi-square वेरिएंस टेस्ट। और यहाँ पर आपको जो इनपुट रेंज है वो इसमें डाल देनी है, ये इनपुट रेंज मैंने इसमें डाल दी, ठीक है।
और अब ये पूछ रहा हाइपोथेसाइज्ड वेरिएंस, ये वेरिएंस जो हाइपोथेसाइज्ड यानी कि जिसके लिए हम क्लेम कर रहे हैं कि पॉपुलेशन का कितना होना चाहिए वो कितना है, दैट इज 50, वो 50 रखें। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि 50 के बराबर नहीं होगा, 5% लेवल पर हम चेक कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो ये आप देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 10-1 इक्वल टू 9 आ जाएगी, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 2.36 इसकी काई स्क्वायर वैल्यू आएगी। अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो भी इतनी आएगी। एक बार मैं दोबारा इस पर जाता हूँ एक्सेल पर ही, और एक काम करते हैं इसमें जो है ना कुछ और वैल्यूज भी हम फाइंड आउट करते हैं अगर इसमें मिलती है तो। हाइपोथेसिस टेस्ट, काई स्क्वायर वेरिएंस टेस्ट, नहीं इसमें और कोई ऑप्शन अपने पास आ नहीं रहा है इसमें, ठीक है। डेटा इनपुट, समरी इनपुट छोड़ो, चलो इसी को ही रहने दो। तो ये जो आप यहाँ आउटपुट देख रहे हैं यहाँ, अब ये इस रूप में, अब यहाँ देखो पी की वैल्यू कितनी है, 0.03, यानी कि 0.05 से ये कम है। और 0.05 से कम होने का मतलब ये जो वेरिएंस है वो इन दोनों में डिफरेंस, दोनों के सैंपल और पॉपुलेशन के वेरिएंस में डिफरेंस सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो सैंपल है वो उस पॉपुलेशन से लिया हुआ नहीं हो सकता जिस पॉपुलेशन का वेरिएंस 50 हो। या हम यूं भी कह सकते हैं कि इस सैंपल के बेस पर ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि जिस सैंपल से, जिस पॉपुलेशन से इसे ड्रॉ किया गया होगा उस पॉपुलेशन का वेरिएंस 50 हो, ठीक है। तो इस तरह से ये काई स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया प्रैक्टिकल उसमें जब आप रिसर्च जब करेंगे तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेस्ट, जहां कोई टेस्ट नहीं लागू होता वहां अक्सर काई स्क्वायर लग जाया करता है, ठीक है ना। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आप इसको पढ़ें, समझें और इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बाकी बचे हुए उनको शुरू करें।